जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, आभार और आप सभी का अभिनंदन। कल अंशु पहलू नहीं आया था और जैसा आप लोगों को पता है कि हम एक दिन का गैप लेते हैं, तो कल कोई मुद्दा भी नहीं था और कल कोई चर्चा का विषय भी नहीं था। और गर्मी इतनी ज़्यादा है सर कि सही बताऊँ ना तो कई बार मेरा मन भी नहीं करता कि मैं लाइव करूँ, पर वो ज़रूरी है। शो मस्ट गो ऑन, शो जारी रहना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप जितने भी दर्शक आज जुड़े हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज पता नहीं क्या कुछ आने वाला है और कितनी कुछ खबरें आने वाली हैं। वो तमाम खबरें आपको बताएंगे हम, भरतपुर संभाग की भी और प्रदेश सरकार की भी। क्या कुछ उथल पुथल चल रही है, क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ चल रहा है। लेकिन शर्त वही है कि आप सबसे पहले तो शेयर करिए, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। कल का जो, अगर कल की बात करें, कल की खबरों की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की कल पुण्यतिथि थी और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और मेरा ये मानना है कि बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के धनी थे राजेश जी। और पायलट साहब का जितना योगदान है ना हमारे दौसा ज़िले में या सवाई माधोपुर ज़िले में, हमारे आसपास के ज़िलों में, वो वाकई में बहुत याद करने वाला है। और कल जगह जगह उनकी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए और कई जगह पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो हमारी ओर से भी हम सत नमन करते हैं कि एक ऐसा नेता हमने खोया था, सही पूछो तो जो राजस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता रखता था सर। बहुत ही कद्दावर नेता और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता था। खैर, तो एक तो कल की ये बड़ी खबर थी और अब बात करते हैं कि साहब आजकल में और क्या कुछ घटित हुआ है। प्रदेश स्तर की बात करते हैं, राज्य स्तर पर क्या कुछ चल रहा है और आप लोगों के लिए क्या कुछ नया आने वाला है। तो आज सबसे पहले तो मैं बता दूं, तारीख है 12 और वार है शनिवार। कल अपनी बात आएगा और शनिवार और रविवार को हम कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं, इसलिए मैं शुक्रवार को जो है गैप ले लेता हूँ या छुट्टी ले लेता हूँ। राज्य स्तर की बड़ी खबरें, और राज्य स्तर की बड़ी खबरों में क्या है वो आप सुनिए कि प्रदेश की जो बड़ी जल परियोजनाएं हैं उनको लेकर के आज जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, उन्होंने बैठक ली। कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं, जल परियोजनाएं, और कब पूरी होंगी। हमारे आसपास तो केवल एक परियोजना है बड़ी, वो चल रही है टोंक देवली और उनियारा वाली परियोजना, और कुछ काम तो उसका पहले हो चुका था, चल रहा है लगातार। और जो शेष काम है उसके बारे में कहा गया है कि जुलाई तक वो काम पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी पेयजल परियोजनाएं जो हैं इनके लिए राशि पहले ही जारी कर दी गई थी और इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। समय पर अगर ये पूरी हो जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा, मवेशियों के लिए भी पानी मिल पाएगा, और पानी की जो सबसे बड़ी त्राही इस समय मची हुई है, शायद उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उससे लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। सोमवार को 4 बजे यानी परसों सोमवार को 4 बजे सीएम गहलोत बैठक लेंगे और बैठक होगी प्रदेश में चल रही भर्तियों को लेकर के, चाहे वो रीट की बात कर लें हम या लैब टेक्नीशियन की बात कर लें। इसके अलावा पटवारी की भर्ती है उनको बारे में है, सोनोग्राफर जो हैं स्टेनोग्राफर उनकी है। तो इन भर्तियों को लेकर के चर्चा की जाएगी और नई भर्तियों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं सर जिनका बेरोज़गार इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब ये मामला क्यों अटक रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में अटके हुए हैं, इनको लेकर के गहलोत जी बात करेंगे अधिकारियों से, और उम्मीद ये करते हैं कि परसों की बैठक के बाद में कुछ ऐसा नतीजा निकल करके आएगा कि इनमें जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं और भर्तियों के रास्ते खुल जाएं। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि 1-1.5 साल का जो समय है ना वो तो कोरोना ने ख़राब कर दिया। बच्चों की पढ़ाई हो, कंपटीशन हो या नौकरियां हो, इन सबको ली लिया ये अब, लेकिन आपको तेज़ी से काम करना पड़ेगा। कोरोना की अगर बात करें तो अब बिल्कुल राहत है, कहीं कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपडेट भी मैं आपको जल्दी दूंगा। अगली खबर, अच्छा शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग बहुत कम कर रहे हैं। जब आप शेयर नहीं करेंगे ना सर तो फिर हमारी खबरों को दिखाने से और अनछुए पहलू को दिखाने का कोई महत्व नहीं है। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो दर्शक हमसे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे वैसे ही खबरों को आप शेयर भी करें।
अब चलते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। तो प्रदेश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। 18+ वाला जो मामला था ना, वो कुछ दिन से बंद था, ठीक है। 45+ वालों की डोज जो है वो तो नियमित अंतराल से आती रही और लगती रही। 18+ वाला जो मामला है वो बीच में अटक गया, क्योंकि जितनी मात्रा में डोज आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ रही। आज कंडीशन ये है कि पर्याप्त मात्रा में 18+ की डोज जो हैं वो आने लग गई हैं सर, और वो जो नियम था स्लॉट वाला वो हटा दिया है। ऑन स्पॉट आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने आधार कार्ड के आधार से आप अपना टीकाकरण करवा लीजिए। और इस मामले में आपको मैं बताऊं, शुक्रवार का जो दिन था यानी कल का जो दिन था, वो राजस्थान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर के। और मैं आपको बताऊं 4,95,668 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था कल एक दिन में, यानी लगभग 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था कल। और इसमें भी मैं आपको बता दूं 4,84,334 लोग तो वो थे सर जिनकी पहली डोज लगी थी। 4,84,000 से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने प्रथम डोज लगवाई थी। सेकंड डोज वालों की संख्या रही 14,334। तो कुल मिलाकर के युवा बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ भी रहा है, युवाओं का रुझान बढ़ भी रहा है। और वैक्सीन तो लगवानी भी है सर, यही एकमात्र उपाय है और इससे हम कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आने वाला अगर तीसरा फेज़ भी आए या चौथा फेज़ भी आए तो उम्मीद ये करते हैं कि शायद फिर हम सुरक्षित रहेंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर के युवाओं में अच्छा खासा उत्साह है और अब हर जगह लग रही है। सरकार ने भी व्यवस्था अच्छी की है, राज्य सरकार ने, और जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा, उन्होंने भी जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उनको भी बधाई दी है अपने इस काम के लिए कि रिकॉर्ड बना है। एक दिन में लगभग 5 लाख डोज लगना मायने रखता है सर। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी रहीं और लोगों ने उत्साह अच्छा दिखाया, उसके चलते वैक्सीनेशन अच्छा हुआ। कई सेंटर हैं, आप जानकारी लेंगे तो आपको आसानी से अब वैक्सीन लग रही है। और अब तक की अगर मैं बात करूं, जब से वैक्सीन वाला काम शुरू हुआ है, 1,91,38,753 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। 1,91,00,000 यानी लगभग ये मानो आप 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन अनिवार्य है और इसको लगवाना है हम सबको। और जिस तरह का उत्साह है, उम्मीद ये करते हैं कि राजस्थान कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे चुका है लगभग, और आने वाले समय में भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रदेश की अगली खबर की बात करें। जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगा गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, ज़रूरी है। हम भी कई बार खबरों में ये बता चुके हैं कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको गहलोत साहब खुद लेकर के बैठे हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं वो, तो फेरबदल भी होगा विभागों में। और 9 ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 21 हैं, 9 और बनाए जाना ज़रूरी है, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बहुत जल्दी उसका विस्तार हो जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि देखिए डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनका विभाग भी बदला जाएगा पूर्ण रूप से। अब शिक्षा मंत्री का जो कार्यभार है वो सुभाष गर्ग जी को दिया जा सकता है। पहले बोर्ड के सचिव रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो शायद वो बेहतर कर पाएँ, उनको दिया जा सकता है। उदयलाल आंजना जी जो सहकारिता मंत्री है, उनका विभाग भी बदला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाटी जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका विभाग भी बदला जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पायलट खेमे के जो हैं विधायक, उनको भी कुछ विभाग दिए जा सकते हैं। बसपा से जिन्होंने बसपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनमें से भी 2-3 का नंबर आ सकता है। तो ये जो मंत्रिमंडल है ना, इस पर खास फोकस रहेगा, इस पर खास निगाह रहेगी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और विभागों का फेरबदल हो सकता है। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने आज बिजली विभाग के जितने डिस्कॉम हैं उनकी मीटिंग ली, बैठक ली। और बैठक के बाद में एक तो उन्होंने ये कहा कि साहब जो जनता की समस्याएं हैं, उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं, उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है क्या ऐसा? नहीं हो रहा। गंगापुर के बिजली विभाग की हालत सबसे ज़्यादा बदसूरत है सर इस समय। हर बार कह रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ। आज मैं एक्शन ऑफिस गया भी था, मगर सैटरडे था और छुट्टी पे थे,
लेकिन कुल मिलाकर के यह है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सामने आकर ना तो वो ये कहते हैं कि हमारे सामने ये समस्या चल रही है, ना वो उपभोक्ताओं को फ़ोन उठाते हैं, ना जवाब देते हैं कि लाइट की स्थिति क्या है। बामुश्किल कंटिन्यू अगर बात की जाए तो 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा लाइट गंगापुर सिटी के किसी भी क्षेत्र में नहीं आ रही है। 2 घंटे 2.5 घंटे लाइट कंटिन्यू दी, उसके बाद आध घंटे 1 घंटे लाइट की कटौती हो जाएगी, फिर 2-2.5 घंटे दे देंगे, फिर 1-1.5 घंटे की कटौती हो जाएगी। यही हालत चल रही है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें वोल्टेज ही नहीं आ रही, पंखे ऐसे चलते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, कूलर के जो पंप हैं वो पानी नहीं उठा पा रहे, फिर क्या करें। और कौड़ में खाज का काम कर दिया बिजली के बिलों ने। आज ऊर्जा मंत्री ने तो कह दिया बिल्कुल वसूली बढ़ाओ। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये किस तरह अपने कानों को बंद कर लेते हैं। आम आदमी की आवाज़ इनको सुनाई क्यों नहीं देती। सर, आपने जो ऑनलाइन बिल जमा किए थे ना, उनको तो आपने इन बिलों में मेंशन ही नहीं किया। और मैं पूरे सबूत के साथ कह सकता हूं इस बात को। आज से 2 महीने पहले जो आपने बिल भेजा था और उसमें जितनी यूनिट आपने दिखाई थी, आपने उसी यूनिट के आधार पर अब 2 महीने बाद फिर बिल भेज दिया। और जो ऑनलाइन पैसा उपभोक्ता ने जमा करवाया था उसका तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। और ये मैं खबर 5 दिन पहले भी दिखा चुका हूं कि आने वाले समय में बिजली के बिलों में ज़बरदस्त गड़बड़ी मिलेगी। अब पिछले साल क्या हुआ था, कोरोना के जस्ट बाद जून में, यही महीना था, तब भी ऐसा हुआ था। लोग चिल्लाते रहे सर, घेराव तक कर दिया पावर हाउस का कि जिन लोगों के बिल 1300, 1400, 1500 आते थे उनके बिल 5-5 और 6-6 हज़ार रुपये आए हैं। और विभाग ने कभी गलती मानी ही नहीं, कभी नहीं मानी गलती। ये कंडीशन चल रही है। और आज मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, कह रहे हैं वसूली करो। शर्म नहीं आती आपको? जो आदमी आपने 1.5-2 महीने से घरों में बैठा रखा था, वो पैसा देगा कहाँ से आपको? आपको और सारे सेक्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो आम उपभोक्ता है ना, वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि इसके साथ में कितनी लूट कर रहे हो आप सीधी सीधी बिजली के बिलों के नाम पर। ना उसको लाइट मिल रही, ना उसको आप वोल्टेज दे पा रहे, ना आप उसका फ़ोन उठाते, ना आप उसकी कंप्लेंट वो करते दर्ज, और बिल भेजे जा रहे हो और बोल रहे हो कि साहब वसूल कर लो। तानाशाही शासन है क्या साहब? ब्रिटिश शासन थोड़ी है ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोगों की सुनो तो सही कम से कम कि साहब मेरे ये दर्द है, मेरी ये परेशानी है, मैं बिल जमा करा चुका हूँ ऑनलाइन, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चाहे आपने 1000 दिए हों, 2000 दिए हों, कोई मतलब नहीं है। 2 महीने पहले जिस हिसाब से बिल था उसी को सारे को टोटल जोड़ जाड़ करके और फिर भेज दिया आपने बिल। और बीडी कल्ला साहब सचिवालय में बैठ करके मीटिंग ले रहे हैं, साहब वसूली करो, खून ही निचोड़ दो इनका। भाई अब बचा क्या आम आदमी के पास? मार दो, जान ले लो इनकी, आत्महत्या करेंगे बेचारे। और क्या करें बताओ आप? आपने तो भेज दिया 2-2 महीने का 8-8, 10-10 हज़ार का लिफाफा, जमा करा, नहीं करवाएगा तो लाइन कटेगी। उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये नहीं है कि रोज रात को 2:30 बजे अजय जी को आपने फ़ोन कर दिया, सर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो अजय जी थोड़ी देंगे लाइट आपको, मीडिया लाइट नहीं देगा आपको। लाइट तो यही देंगे साहब जिनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं। इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि महाराज सच्चाई बता दो, क्यों नहीं दे पा रहे आप हमको लाइट? और भाड़ में गई लाइट। आप पहले ये बता दो कि आपने 3-3, 4-4, 5-5 नंबर बता रखे हैं, उठाते क्यों नहीं हो इनको? इसका मतलब आपके पास जवाब ही नहीं है। और ऊर्जा मंत्री ले रहे हैं साहब बैठक। राहत किसको दे रहे हो ये तो बता दो। किसी को राहत नहीं है, बस वसूली का काम है। BCR भरे जाओ। विजिलेंस की टीम को भी आज उन्होंने निर्देश दे दिए, करो साहब। आप सिखा रहे हो चोरी करना लोगों को, ध्यान रखना इस बात का। तो ये प्रदेश की बड़ी खबरें थी। और कोरोना की अपडेट अगर बताऊं तो बड़ी सुकून वाली खबर है साहब। सुकून वाली है। पूरे प्रदेश में केवल 368 केस आए हैं पॉजिटिव पूरे प्रदेश में, और 16 मौत हुई है। एक्टिव केसों की बात करें तो अब केवल 8400 पूरे प्रदेश भर में इतने ही केस हैं जिनका इलाज चल रहा है बस, ठीक है। और जयपुर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कोरोना को लेकर के, सबसे ज़्यादा केसेस अब तक वहीं से आए हैं, और आज भी हम वहीं की गणना सबसे पहले करते हैं। जयपुर की भी कंडीशन ये है, पूरे जयपुर में सिर्फ 55 केस आए हैं पॉजिटिव। तो ये कहा जा सकता है
पूरी तरीके से खात्मे की ओर है अब कोरोना। एक चीज़ और बता दूं, अगले हफ्ते से जो लॉकडाउन 2.0 है, इसमें भी अब और राहत मिलने वाली है। हमारे पास में सूत्रों से एक खबर आई है कि धीरे धीरे, क्योंकि केसेस बिल्कुल ख़त्म से हो गए, शून्य की ओर जा रहे हैं हम। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार बड़े फैसले ले सकती है और अब आने वाले समय में, या ये कह सकते हैं अगले हफ्ते से ही, दुकानों के खुलने में जो है मामला, उसमें छूट मिल जाएगी। जो दुकानें अभी तक बंद थी, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी भी बंद थी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, वो भी अब शुरू हो जाएंगी। तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी और हम तो यही चाहेंगे कि ये विदा हो जल्दी से जल्दी और दोबारा लौट के ना आए, बस। तो ये प्रदेश भर की बड़ी खबरें थी। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैं पूछता रहूँगा सर आप लोगों से। हाँ, शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। भरतपुर की तरफ चलते हैं, भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो बयाना के मुर्रकी गांव में एक युवक की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। दरअसल पत्थर कटिंग की एक उद्योग लगा हुआ था इकाई, उसके पास में उसका घर था, वो वहीं काम करता था और नहाने जब वो गया तो पैर फिसल गया और उसके बाद में वो पानी की उस टंकी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। मुर्रकी गांव की ये घटना है। अगली खबर, कामा थाना क्षेत्र के गांव मुल्लाका में आपसी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। हमलावर वहां से भाग गए गांव छोड़ करके और उसी गांव के रहने वाले थे। गांव में पुलिस बल तैनात है और तनाव का माहौल है। ये गोलीबारी जो हुई थी ये कल की घटना है। तो ये धौलपुर से प्रमुख खबरें थी। अब चलते हैं, भरतपुर से खबरें थी, अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर में क्या कुछ घटित हो रहा है? भरतपुर और धौलपुर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा क्राइम की खबरें आती है भरतपुर और धौलपुर से। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, प्रदेश स्तर पर भी इसकी चर्चा है कि आखिर भरतपुर में और धौलपुर में सबसे ज़्यादा अपराध क्यों पनप रहा है? बजरी माफियाओं की वजह से, दस्युओं की वजह से, या क्या कारण है जिसकी वजह से अपराध की जो रेशो है, अपराध का जो रेशो है, वो भरतपुर और धौलपुर में सबसे ज़्यादा है। चलिए तो अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ में मौजा का नगला के रहने वाले अशोक ठाकुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8 किलो से ज़्यादा अवैध गांजा बरामद हुआ है और एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी केसर सिंह शेखावत लंबे समय से बेहतरीन काम कर रहे हैं धौलपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। वो अच्छे आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और खुद भी फील्ड में बहुत सक्रिय रहते हैं। लेकिन देखिए, अपराध ख़त्म करना और अपराध कम करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समाज में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं, ये ज़रूरी है। तो अपराध, हम ये सोच लें कि अपराध ख़त्म हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है, मगर अपराध को कम किया जा सकता है। और एसपी केसर सिंह शेखावत लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों साहब अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। चाहे वो बजरी माफियाओं की बात कर लो, ट्रॉली को अगर रोका तो फायरिंग करके निकल जाते हैं। ये हो रहा है कंडीशन धौलपुर में और भरतपुर में। तो धौलपुर में ये हुआ। और दूसरी घटना धौलपुर की, 7 जून का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में क्या हुआ कि 2 युवकों के साथ में स्कॉर्पियो में सवार होकर के कुछ युवक आए और उन्होंने ज़बरदस्त मारपीट की। किसी ने वो वीडियो शूट कर लिया और उसको वायरल कर दिया। उसके बाद एसपी केसर सिंह शेखावत ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले में धरपकड़ शुरू की और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया। पुनीत शर्मा उसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया है। और धौलपुर के गोपाल वाटिका के पास की ये घटना थी और इसका वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। तो ये धौलपुर की खबरें थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, करौली की अगर बात करें तो शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई एक तो करौली में, करौली शहर में। शाम को मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला था। हालांकि आज दिन भर की अगर बात करें ना तो सुबह तेज़ धूप थी, लेकिन उसके बाद में आसमान में बादल छाए रहे और लुका छुपी चलती रही, कभी धूप तो कभी छाँव। तो राहत ज़रूर मिली गर्मी से और शाम को ठंडी हवाएं भी चली। लेकिन करौली में हल्की बूंदाबांदी हुई, गंगापुर में तो नहीं हुई। उम्मीद ज़रूर थी लोगों को जब काली घटाएं घिर करके आई कि शायद कुछ बरसेंगे बदरा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और करौली में ज़रूर थोड़ी सी बारिश हुई और गर्मी से लोगों को राहत मिली। कोरोना की बात करें तो ज़िले में कोरोना की स्थिति बिल्कुल ये कह सकते हैं शून्य है। आज केवल एक केस आया है 234 सैंपलों में से। आज के जो 234 सैंपल थे उनमें एक ही पॉजिटिव केस मिला है। और
कलेक्टर सिद्धार्थ सियांग ने आज कोरोना से मृत लोगों के परिवारों से मुलाकात की। दरअसल एक खबर आई थी आज प्रदेश स्तर पर कि मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहा है कि साहब जो कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में जिन्होंने अपने अभिभावक खो दिए या जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए बहुत बड़े राहत पैकेज की घोषणा आज उन्होंने की है। ऐसे बच्चों के लिए और उन विधवा महिलाओं के लिए भी उनको लगातार सहायता राशि भी मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पढ़ाई लिखाई सबकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ले ली है। और जिला कलेक्टर जितने भी हैं उनको भी ये सूचना दे दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं कि आप बिल्कुल अपने क्षेत्र में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं कोरोना की वजह से या जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं या वो महिलाएं जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया इस कोरोना के चलते, तो उनको राहत दी जाए और उनको जो है उनका जीवन जो है वो सुरक्षित रहे, आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़े नहीं, इसको लेकर के बड़े पैकेज की घोषणा भी की है। और आपको बता दूं कि सिद्धार्थ सियांग जी ने भी आज मुलाकात की है, उन परिजनों को ढांढस भी बंधाया है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हिंडौन में कुछ दिन पहले महावर धर्मशाला में 5 लोगों ने फायरिंग की थी और इस मामले में पुलिस ने आरोपी रमन जाट और राम भजन गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। एक को यूपी से और दूसरे को भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले की घटना है ये। महावीर धर्मशाला में दुकानों को लेकर के विवाद था और इसमें फायरिंग जब की गई तो इसमें लगभग 5 लोग घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज भी हुआ था। मामला पुलिस में दर्ज हुआ और उसके बाद में पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी और 2 लोगों को आज इस फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया है हिंडौन पुलिस ने। गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता और ये कह सकते हैं कि कर्नल किरोड़ी बैंसला के सबसे खास और सबसे करीब जिनको माना जाता था कैप्टन हरप्रसाद तंवर जी का आज निधन हुआ और अचानक ये खबर आई। स्वस्थ थे ऐसी कोई बात भी नहीं थी पर अचानक ये खबर आई तो हिंडौन क्षेत्र में तो कम से कम और गुर्जर समाज में जो है वो बिल्कुल शोक का माहौल है और सभी ने अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। कर्नल बैंसला ने, उनके पुत्र विजय बैंसला ने अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं और वो हतप्रभ हैं इस अचानक घटने वाली घटना से। और उन्होंने जयपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली और गुर्जर आरक्षण आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। और उनकी जो जोड़ी थी ना कर्नल बैंसला की और उनके बारे में कहा जाता था कि बैंसला जहाँ राम है तो तंवर साहब जो है वो हनुमान की भूमिका निभाते थे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में। चलिए अगली खबर सवाई माधोपुर ज़िले की तरफ हम चलते हैं। हमारे ज़िले में क्या कुछ घटित हुआ है। गर्मी बहुत है सर, है ना। चलिए, लेकिन जितने भी लोग हैं मुझे मालूम है अनछुए पहलू का इंतज़ार रहता है और आप लोग देखते हैं हर खबर को ध्यान से, सुनते भी हैं और आपकी समस्याएं हमारे पास आती भी हैं, हम उठाते भी हैं। लेकिन अब काम तो प्रशासन को करना है ना साहब। LNT और अमृत योजना और बिजली ये ऐसी समस्या बन गई अब गंगापुर में कि लोगों का बस नहीं चल रहा। हकीकत बात है और हम खुद क्षुब्ध और दुखी हैं इससे कि ये कैसे होगा, कब होगा, भगवान जाने। चलिए जिला मुख्यालय की तरफ चलते हैं। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं तो जिला मुख्यालय पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आज 252 लोगों के चालान काटे गए। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। वन विभाग में की प्रमुख श्रेया गुहा आज जिले के दौरे पर रही। दरअसल क्या है, मुख्यमंत्री गहलोत ने एक घोषणा की थी घर घर औषधि योजना, यानी ऐसे पौधे लगाए जाएं, ऐसे पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाए जो आने वाले समय में औषधि का काम करें, लोगों को राहत दें, बीमारियों से निजात दिलवाएं। तो अब एक मुहिम चलाई है राजस्थान सरकार ने और उसी को लेकर के आज उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली है। नर्सरी का भी अवलोकन किया है, किस तरह के पौधे, अब औषधीय पौधे जो हैं वो नर्सरियों में पहुंचाए जाएंगे और उनको विकसित किया जाएगा। और अगली खबर, मलारना डूंगर लालसोट के कल्याणपुरा में प्रस्तावित एनीकट का विरोध अब तेज़ होता जा रहा है। ये हमने खबर आपको परसों पहले दिन भी दिखाई थी, 2-3 दिन पहले भी, कि जहाँ ये बनना चाहिए था वहाँ ना बना करके और उसको लालसोट के कल्याणपुरा में बनाया जा रहा है। 20 करोड़ की लागत से इस एनीकट का निर्माण हो रहा है। इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं मलारना डूंगर और बामनवास के लोग कि साहब इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अंदर के सूत्रों से तो खबर हमारे पास में ये आई है कि ये वहाँ के लिए था ही नहीं, ये वहाँ के लिए था ही नहीं, इसको तो ऐन वक्त पर बदल करके कल्याणपुरा किया गया है। तो इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। स्पेशली मलारना डूंगर और बामनवास के लोग जो हैं उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा सरकार को कि आखिर क्या वजूहात है और वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं।
सवाई माधोपुर से अगली खबर, पुराने शहर सवाई माधोपुर में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। चोरियों का लूटपाट, मोटरसाइकिल वाहन चोरी, इनका तो कहना ही क्या। गंगापुर में भी तो यही हो रहा है, रोज़ गाड़ियां उठ रही हैं सर, एक दिन में दो, हर एक दिन में 2 दिन में बिल्कुल वाहन चोरी हो रही है। दुकानों में चोरियां हो रही हैं, मकानों में चोरियां हो रही हैं। कल सुबह आपको पदम जी ने दिखाया था एक वो शराब के ठेके पर 9 लाख रुपए से ज़्यादा की चोरी थी, वो कर दिया हाथ साफ। तो ये जो है ना, ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और सवाई माधोपुर से भी ऐसी घटना है। हमारे एक पत्रकार हैं अभिनव अग्रवाल, उनकी बाइक चोरी हुई, तो ये वहाँ से खबर थी। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर में क्या कुछ घटित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बड़ा दुखी हुआ सर, सुबह सुबह एक खबर मैंने जब देखी और स्तब्ध भी रह गया। अकल्पनीय थी मेरे लिए वो खबर कि एक ऐसे व्यक्ति, बहुत ही मतलब हालांकि मैं उनसे कम मिला हूँ, 1-2 बारी मेरी मुलाकात हुई है और ज़्यादा हाईलाइट होने का उनका शौक़ भी नहीं था। वो बस सोशल मीडिया पर ज़रूर छाए रहते थे। बिनेका के रहने वाले डॉक्टर कुंजीलाल मीणा, आज उनके निधन की मैंने जब खबर सुनी तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि रात को तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी राजेश पायलट जी की स्मृति में और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। और सुबह अचानक ये पता चला कि डॉक्टर कुंजीलाल मीणा की हृदय गति रुकने से, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया सर, और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। डॉक्टर कुंजीलाल मीणा को मैं जहाँ तक जानता हूँ, 10-11 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ सर, उससे पहले भी मैंने ये देखा है कि ये एक ऐसा बंदा था जो बिना किसी स्वार्थ के, आगे इनके देखिए क्या दूरगामी वो थे उद्देश्य, वो मुझे नहीं पता, हर गांव में घूमते थे, हर समाज, हर व्यक्ति की समस्याएं सुनते थे। बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे मुलाकात करके उन समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करते थे, और हमेशा मुख्यमंत्री गहलोत के काफ़ी करीबी रहे हैं, हमेशा फील्ड में सक्रिय रहे हैं साहब। और कोई दिखावा नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि कोई दिखावा नहीं, सिर पे बांधी अंगोछी। अभी कुछ समय से तो वो चलो कैप लगाने लग गए थे, वरना उनकी बिल्कुल आप करोड़ों में उनको पहचान सकते थे कि उनका वही वेश रहता था। और ना दिन देखते थे, ना बरसात देखते थे, ना रात देखते थे, ना गर्मी देखते थे, और बिल्कुल सक्रिय रहते थे फील्ड में। और ऐसे व्यक्ति का असामयिक चले जाना शॉक्ड तो करता है, दुखी तो करता है। तो उनको हम भी अपनी ओर से सशक्त नमन करते हैं सर। लाइट का मुद्दा कहना ही क्या, जितना कहा जाए उतना कम, बहुत कुछ बता दिया मैंने। और मैं फिर जनता से वही कहूँगा सर, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मुझे फ़ोन करने से या किसी को फ़ोन करने से आपकी लाइट की समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि ये लोग या ये अधिकारी जो है ना, जब तक ये सामने आकर के ये नहीं कह देते कि साहब हमारे सामने समस्या ये है, क्योंकि फ़ोन ही नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे। और बड़े शौक से है ना, हर विभाग टोल फ्री नंबर जारी कर देता है। ये टोल फ्री नंबर है, अपनी हर समस्या का समाधान हमें बताइए, हम समाधान करेंगे। कुछ नहीं होता सर। नगर परिषद के सभापति शिवरतन जी ने नगर परिषद का एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, नीलवटा सन्नाटा है, कोई सेंस नहीं है उसका। लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही, ना उनका समाधान हो रहा। फिर दिखावे के लिए क्यों इनको टोल फ्री नंबरों को इनको जारी करते हो आप? कोई सेंस नहीं है इनसे, ना आपके अधिकारी सुन रहे हैं, ना आपके कर्मचारी सुन रहे हैं। तो ये कंडीशन चल रही है बिजली विभाग की, तो कि अब मत पूछिए कब कटौती हो जाए, कितनी कटौती हो जाए, कोई नहीं पता। मैंने पहले ही आपको बता दिया, 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा गंगापुर के किसी क्षेत्र में लाइट नहीं आ रही है। यहाँ तार टूट गया, यहाँ फॉल्ट हो गया, लोड शेडिंग होगी, पता नहीं कौन सी शेडिंग हो रही है, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं साहब कि ऐसी स्थिति तो मैंने तो नहीं देखी, कम से कम इतनी दुर्दशा तो गंगापुर की बचपन से लेकर के और आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि गंगापुर में बिजली की व्यवस्था इतनी ख़राब हो जितनी अब है, बहुत ज़्यादा। ग्रामीण, अब आप सोचो शहर में जब ये कंडीशन है तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा होगा? बुरी कंडीशन है और भी ज़्यादा। 10-10, 12-12 घंटे कटौती चल रही है गाँव में। तो ये तो हो गई बिजली की समस्या। पानी की समस्या की अगर बात करें तो वही बात है भाई साहब कि आगे खोदते जा रहे हैं, कनेक्शन करते जा रहे हैं, कितना ही पानी आओ, कितनी देर आओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रहे हैं। जलदाय विभाग तो खैर ऐसी बेशर्मी की चादर ओढ़ करके बैठा है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा।
कितने लोगों को हम पानी दे रहे हैं, कितनी हमने टंकियां चालू कर दी। बार बार आप विधायक साहब को आश्वासन दे देते हो, बिल्कुल साहब हमारी इतनी टंकियां चालू होगी, बिल्कुल साहब ये हो गया। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी धरातल पे कुछ हो ही नहीं रहा। इस शहर में सिवाय खड्डे खुदने के, व्यर्थ पानी बहने के और लाइट कटने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप देखो जितने लोग इस समय गंगापुर में प्यासे मर रहे हैं ना, इतने लोगों की पानी की पूर्ति की जा सकती थी, उतना पानी तो हम व्यर्थ बहा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त लीकेज हो रहा है मत पूछो। आज मुझे शायद वार्ड नंबर 14 है, महबूब भाई का, महबूब पार्षद है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि साहब L&T वाले आए और जो मेन राइजिंग लाइन थी उसको तोड़ दिया और पूरा पानी व्यर्थ बह गया और लोगों को पानी नहीं मिला, नलों में पानी नहीं आया। ये कंडीशन है। चूली गेट से आज हमारे एक दर्शक ने मुझे फ़ोटो और वीडियो भेजे, वो कह रहे साहब 2-3 दिन में तो आज पानी आया है और अब पता नहीं कब आएगा, और जो आ रहा है ना वो भी 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट आ रहा है। कल जो अमृत योजना वाले कनेक्शन कर रहे थे, मैंने उनको पकड़ा, उनसे पूछा भी था, वो कह रहे हैं साहब मैंने कहा यार 10-12 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं दे रहे, पानी इतनी कम स्पीड में आ रहा है। बोले साहब प्रेशर नहीं खोल रखा अभी। तो कब खोलोगे, क्यों नहीं खोल रखा? मतलब पता नहीं आप किस सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। लोग त्राई कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जितने घरों में आपने कनेक्शन दे दिए उनको तो पानी पर्याप्त दे दो, मगर नहीं दे पा रहे। ये इतने बुरे हालात चल रहे हैं इस समय बिजली और पानी को लेकर के। विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में कल कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जम करके प्रदर्शन किया, और करना भी चाहिए। उम्मीद नहीं थी साहब कि पेट्रोल 100 से ऊपर चला जाएगा। हकीकत है ये बात। केंद्र सरकार ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि साहब हमने तो इनको फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करने का मतलब ये नहीं है कि जनता चिल्लाती रहे और आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहें। चाहे वो पेट्रोलियम मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है साहब कि अच्छे दिन दिखाने के लिए आपने वादा किया था, मगर इतने बुरे दिनों की कल्पना तो नहीं की थी हमने भी। बार बार आप ये नहीं सोच रहे कि डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। क्यों? खाद्य तेल देखिए आप, सरसों का तेल जो है क्या कीमत चल रही है उसकी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, परिवहन महंगा हो जाएगा, लोगों को समय पर सस्ती रेट में चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। पेट्रोल 100 से ऊपर, और इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं सर पेट्रोल और डीजल की। सिलेंडर का आपने देखो 840-850 रुपये का आ रहा है, बिना कहे, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना सूचना दिए किसी को भी सब्सिडी बंद कर दिया आप लोगों ने। क्या प्लानिंग चल रही है? कह तो दो प्रभु, या ये लोग इसी तरह मरते रहेंगे महंगाई से? तो कल विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की। लेकिन सिक्के का एक पहलू और बता देता हूं मैं आपको। राजस्थान हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा प्रदेश है सर जहां सबसे ज़्यादा बैट लगा हुआ है। सिक्के के दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ये कह करके नहीं बच सकती है कि साहब हमने तो इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो बहुत कम कीमत है कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो बहुत कम है इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर आप कैसे बढ़ा रहे हो? और दूसरी बात, हर रोज बढ़ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये तो नहीं चलेगा। राज्य सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा बैट ले रहा है, तो कितनी राहत हम लोगों को दे सकते हैं। तो राज्य सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के प्रदर्शन किया है, और ये होना भी चाहिए सर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। गलत है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, और इस कोरोना वाली सिचुएशन में जब लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, कमाई धंधे, काम धंधे, सारी चीज़ें बंद हैं, पेट्रोल अलग ऐसी की तैसी कर रहा है, बिजली के बिल जो है वो अलग मार रहे हैं, आम आदमी क्या करेगा? काम धंधा रोजगार मेरे पास है नहीं, सिचुएशन क्रिटिकल है। तो ये पोजीशन चल रही है। विधायक रामकेश मीणा ने आज जो राजकीय महाविद्यालय है उसकी विकास समिति की बैठक भी ली है, विभिन्न मुद्दों पर बात की है, और कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई है। एक तो कॉलेज की जितनी भी ज़मीन है उसको मुक्त करवाया जाए अतिक्रमण से।
जो खेल मैदान है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो विधायक महोदय ने भी कहा कि बिल्कुल एक तो ये प्रस्ताव लिया गया है, एक सीसीटीवी कैमरे कॉलेज प्रांगण में लगाए जाएं, वहाँ जो उद्यान हैं उनको विकसित किया जाए। तो इन चीज़ों को, विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज विधायक रामकेश मीणा जो है उन्होंने विकास समिति की बैठक ली है और उम्मीद ये करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सुधरेंगी कॉलेज में, क्योंकि काफ़ी वर्षों तो मुझे हो गए सर वो कॉलेज को वैसे ही देखते हुए, उसमें कोई नया डेवलपमेंट या जैसे कहते हैं ना कि कॉलेज में अंदर जा कर के जो सुकून मिलना चाहिए, ऐसा फील नहीं होता, गुड फील नहीं होता कॉलेज में जाने के बाद। तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में। उम्मीद करते हैं विधायक महोदय अगर पहल करेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे तो अच्छे काम होंगे और विद्यालय की सूरत ज़रूर बदलेगी। फव्वारे के पास नाले जो हैं उनकी सफाई करवाई नगर परिषद ने, अच्छी बात है। 5-7 दिन हो गए साहब, सारे पट्टियाँ फेरो कवर सब हटा दिया आपने, वो नाले जो है ना वो खुले पड़े। और आज वहाँ से एक फ़ोटो आई, आप हमारे पेज पे देखना, एक बंदा स्कूटी सहित उस पूरे नाले में गिर गया। तुरंत उन्होंने फ़ोटो मेरे पास में भेजी, मैंने तुरंत से शिवरतन जी को फ़ोन किया, उनको फ़ोटो भी भेजी कि सर और कितने हादसों का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन उस खबर का असर हुआ और अच्छा असर ये हुआ कि उस पूरे नाले को अब आज पट्टियों से पाट दिया गया है, यानी अब कोई दुर्घटना वहाँ नहीं होगी। वहाँ से दर्शकों ने मेरे पास शाम को फ़ोटो भेजे थे और धन्यवाद अदा किया था जी न्यूज़ पोर्टल का कि सर हमारा काम हो गया। कोशिश यही रहती है सर आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन आप लोगों को भी कुछ सोचना पड़ेगा। कई चीज़ें, कई बार आप ऐसी सिचुएशन हमारे सामने पैदा कर देते हैं कि हम आपको समझाना चाहें पर आप समझ नहीं पाते। हर खबर लाइव नहीं चलाई जाती सर, लोग बड़ी जल्दी से फ़ोन कर देते हैं, सर आओ फटाफट और हमारे यहाँ लाइव चलाओ। क्यों चलाएं भाई साहब, क्यों चलाएं? हमारा कोई सैटेलाइट चैनल नहीं है, हमको कोई गवर्नमेंट के ऐड नहीं मिलते। हाँ, हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। मैं हूँ, पदम जी है, इब्रार है, अगर वो फील्ड में है तो बिल्कुल डेफिनेटली हम खबरों को कवर करते हैं, मगर पर्टिकुलर आपकी खबर को कवर करने जाएं ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, गर्मी इतनी तेज़ है सर, अब आप सब लोग इत्मीनान के साथ अपने घरों में बैठें और फिर उम्मीद ये करते हैं कि साहब कोई पत्रकार आपकी वहाँ न्यूज़ बनाने आए, तो वो संभव थोड़ा सा कम है। बल्कि मैं तो अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे हमेशा ये कहता आया हूँ कि सर आप ही हमारे पत्रकार हैं। बहुत सारे लोग हैं सर, अच्छा बोल करके और वीडियो बनाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं और हमारे पास भेज देते हैं और हम उस खबर को बिल्कुल एज इट लगाते हैं। बनाएं, भेजें, कोई परेशानी नहीं है, हम तो लगाते हैं। लेकिन हर जगह पत्रकार पहुंच जाए ये भी संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझें, आप हमारा पूरा सहयोग करें, हम आपका जी जान से सहयोग कर रहे हैं सर, आपके हर मुद्दे को हम उठाते हैं। लेकिन मैं बार बार वही कहूँगा सर, मीडिया सिर्फ मीडियम का रोल अदा करता है, हम माध्यम हैं आपकी समस्या प्रशासन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, मगर काम प्रशासन को ही करना है। आप रात को 2:30 बजे 3 बजे मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं सर मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो भाई साहब मैं क्या करूँ, आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही तो भाई साहब अधिकारी भी नहीं उठा रहे, ठीक है नहीं उठा रहे, दूसरे दिन पहुँच जाओ ना पावर हाउस, करो ना बात, पूछो ना सवाल उन अधिकारियों से। ये करना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, जागरूक आपको होना पड़ेगा, सक्रिय आपको होना पड़ेगा। आपके हक जो है ना, जो संविधान ने दिए हैं, वो समझने पड़ेंगे हमको। चलिए ये बात थी और ये तमाम आज का दिन भर का जो था अनछुए पहलू था। कल अपनी बात आएगा, गांव की बातें करेंगे। गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस बार मेरे सामने आई है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कल 3 बजे तक या 4 बजे तक मेरे पास में आप अपने क्षेत्र की जो खबरें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, मुद्दे हैं, वो भेज सकते हैं। मैं कल उनको शामिल ज़रूर करूँगा। और कल हमारी कोशिश ये होगी कि हम कृषि विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात ज़रूर करवाएं या उनको लाइव में लेकर के आएँ, क्योंकि अब नया सीज़न शुरू होने वाला है फसल का। ठीक है, आप लोग बाजरे की है या तिल्ली की है या मूंगफली की है बुआई करने वाले हैं, क्या कुछ नया हम कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में क्या जानकारी हो सकती है ना। मेड़बंदी की भी चल रही है, वो आजकल कुछ वो सीमेंट के पिलर लगा करके, और तारबंदी की भी योजना है वो चल रही है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों के पास में प्रॉपर जानकारी नहीं पहुँच पाती, और इसलिए किसान भाई हमारे जितने भी हैं ना, वो फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। और फिर जो अधिकारी हैं वो अपने चहेतों को उन योजनाओं का लाभ देते हैं साहब। यही चल रहा है वर्षों से। तो किसान भाई जितने भी हैं उनसे भी मेरा ये कहना है, युवा पीढ़ी है उनसे भी मेरा ये कहना है, बिल्कुल आप सहयोग करें किसान भाइयों का।
उन्हें समझाएं, नई योजनाओं की जानकारी दें। और कल हमारी कोशिश यही होगी कि हम किसी विकास अधिकारी को या कृषि विभाग के अधिकारी को लेकर के आएँ, ताकि वो आने वाली जो योजनाएं हैं, फसल हैं, उनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दे पाए। उम्मीद करता हूँ आज का अंशुल पहलू आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, खुश रहें। और अब लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, खुल गया मार्केट, जा रहे हैं आप, सामान्य गतिविधियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लापरवाह नहीं हो सकते हम। ज़रूरी हो तो ही बाज़ार जाओ बस। और मास्क और दूरी, बाज़ार में भी जब आप जाते हैं तो कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहें, अवॉइड करें और सुरक्षित अपने घर वापस लौटें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद और जय भारत।